अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात एंड माय फेलो वैल्यू इन्वेस्टर्स। 14 जुलाई का दिन है और एक ही हफ्ते में दूसरी दफ़ा PSX जो है आज उसमें डाउनफॉल आया है। और आज तो ऑलमोस्ट 6,400 पॉइंट्स जो है PSX KSE 100 इंडेक्स जो है वो डाउनवर्ड क्लोज हुआ है। ब्रेंट ऑयल जो कि सब फॉलो कर रहे होते हैं 85 से $90 के बीच में होवर कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पहले तो ये डाउनफॉल क्यों आया, इसकी क्या वजह बनी, और उसके साथ साथ आगे की आउटलुक जो है वो कैसी लग रही है, क्योंकि ये सब न्यूज़ है। असल एनालिसिस क्या है और आगे की फिर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपको जो है इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए या इस वक्त थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो फेमस सेइंग आपने सुनी होगी, इट इज़ द इकोनॉमी स्टूपिड। अब ये चेंज हो गई है और अब इसे कहते हैं इट इज़ द ऑयल स्टूपिड। ये पूरी जंग जो अमेरिका और ईरान की चल रही है, इसमें सब न्यूक्लियर और ये सारी चीज़ें जो हैं अब सब साइड पे हो गई हैं। मेंस अटेंशन पॉइंट जो है वो बन गया है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। और स्ट्रेट ऑफ हर्मुज आपको पता है ऑयल प्राइसेस डिटरमिन करता है। पिछले 4-5 दिनों में जब से ये कॉन्फ्लिक्ट फिर से थोड़ी सी रीइग्नाइट हुई है, तो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से जो तकरीबन 30-40 शिप्स हर दिन गुजर रहे थे वो सिंगल डिजिट में आ गए हैं। और कल शाम को अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नेवल ब्लॉकेड जो है वो फिर से अनाउंस कर दिया है। और इसी रीज़न की वजह से ऑयल प्राइसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट $90 तक पहुंच गई हैं। ये तो है सारी न्यूज़, और आपने देख भी लिया कि स्टॉक मार्केट जो है पिछले एक हफ्ते से करेक्ट हो रही है। एनालिसिस क्या है, वैल्यू इन्वेस्टर्स की एनालिसिस क्या है, उसके लिए मैं आपसे अपने थॉट्स शेयर करता हूँ। और वो ये हैं कि आपने देखा होगा अपने एक्सपीरियंस में भी, कोई भी क्राइसिस आता है एक उसकी इनिशियल वेव होती है और एक उसकी सेकेंड वेव होती है। जो सेकेंड वेव होती है वो ऑन ग्राउंड ज़्यादा डेडली होती है, लेकिन जो इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट्स में, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स फॉरवर्ड लुकिंग होती हैं, वो पहली वेव का ज़्यादा होता है। इसको एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। हम कोविड की एग्जांपल ले लेते हैं। आपको याद होगा कोविड की जो सबसे डेडलीस्ट वेव आई थी वो ओमिक्रॉन वेव थी। सबसे ज़्यादा डेथ्स जो हैं उसमें हुई थी। लेकिन स्टॉक मार्केट और दूसरी फाइनेंशियल मार्केट्स, उसके अंदर ऑयल भी आया था, सब कुछ आया था, उसका इम्पैक्ट जब बिल्कुल कोविड स्टार्ट हो रहा था और शायद हम तक पहुंचा भी नहीं था, उस वक्त जो है ऑलरेडी करेक्शन आ गई थी। क्योंकि जब पहली दफ़ा एक नई डेवलपमेंट होती है ना, तो बहुत अनसर्टेनिटी होती है। इसको अगर इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट पे अप्लाई कर लें, तो जब पहली दफ़ा अटैक हुआ था ईरान पे, तो उस वक्त किसी को नहीं पता था स्ट्रेट ऑफ हर्मुज बंद हो जाएगा तो ऑयल दुनिया जो है वो कहाँ से लेगी। बट अब जब तक ये डेवलपमेंट जो है आगे चली जाती है, सऊदी अरेबिया जो है अपनी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन जो है उससे 5 मिलियन बैरल्स एक्सपोर्ट करने लग गया है। चाइना ने अपनी बाइंग जो है वो कम कर दी है और वो अपने रिजर्व्स यूज़ कर रहे हैं। तो हमेशा किसी भी क्राइसिस में जो सेकेंड वेव होती है वो आपको ऑन ग्राउंड लग रही होती है कि शायद वो ज़्यादा इंटेंस हो। जैसे इस वीकेंड पे जो नंबर ऑफ अटैक्स हुए हैं दोनों पार्टीज़ की तरफ से वो पहले से ज़्यादा हैं। लेकिन जो फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं वो जब शुरू की अनसर्टनटी होती है उसमें ज़्यादा नेगेटिवली रिएक्ट करती हैं, और सेकेंड वेव में हमेशा जो है वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। और ये सारी चीज़ें डिटेल में मैंने अपनी ऑयल शॉक वाली वीडियो में आपको आज से तकरीबन 2 महीने पहले डिटेल में एक्सप्लेन की थी। जब से लेके अब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी और जो कंपनीज़ के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं वो पहले से और ज़्यादा अच्छी हो गई हैं। शुरू में जब क्राइसिस आया था तो हमारे डॉलर रिजर्व से बहुत ज़्यादा प्रेशर था। अब हमारे रिजर्व्स पे प्रेशर भी नहीं है और हमारे रिजर्व्स जो हैं वो $18 बिलियन क्रॉस भी कर गए, यानी कि डीवैल्यूएशन के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। और हमेशा जो इनिशियल शॉक में ऑयल प्राइसेस जहाँ तक जाती हैं, सेकेंड शॉक में हमेशा उससे नीचे ही रहती हैं। और पाकिस्तान की भी जो स्टॉक मार्केट है वो ऑयल प्राइसेस को ही ज़्यादा फॉलो कर रही है पिछले 1 से 2 महीनों में। तो पिछले 1-2 दिनों में जो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं उसकी वजह से ये करेक्शन आई है। और मेरे हिसाब से इस बार जो ऑयल प्राइसेस हैं वो मैक्सिमम $95-100 तक जा सकती हैं, क्योंकि ये एक सेकेंडरी शॉक है। सो ये जो मार्केट्स का फॉरवर्ड लुकिंग वाला स्ट्रक्चर होता है और ये जो इनिशियल शॉक वर्सेस सेकेंडरी इम्पैक्ट्स ऑन ग्राउंड जो चल रहे होते हैं वो तो हमने समझ लिया। लेकिन अब ये सब होगा कैसे? आप सोचें अभी कॉन्फ्लिक्ट जो है बिल्कुल पीक पे चल रही है, लेकिन जैसे ही मोस्ट प्रॉब्ली ऑयल प्राइसेस अगर थोड़ी सी और बढ़ी तो 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो जो मीडिएशन पाकिस्तान की तरफ से हो रही है वो फिर से स्टार्ट हो सकती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ट्वीट आ सकता है कि मैंने दोनों पार्टीज़ को रिक्वेस्ट की है कि फिर से एक दफ़ा निगोसिएशन टेबल पर आएँ। और लेट से अगर वो 1 हफ़्ता या 10 दिन बाद भी होता है, तो हमने ऑलरेडी देख लिया है इस कॉन्फ्लिक्ट में
कि ऑयल मार्केट्स को कंट्रोल करने के लिए या उनको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए हम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले कुछ दिनों में, जो कि कुछ दिनों के लिए मार्केट्स को रिलीफ दे देगी, जब तक जो है पाकिस्तान अपना मीडिएशन का रोल जो है वो प्ले कर सकता है। तो मेरे हिसाब से, और जैसे ज़्यादातर 95% एक्सपर्ट्स एग्री भी करते हैं कि फुल फ्लेज्ड वॉर और जिस तरह का फियर अप्रैल में था वो अब फिर से हम नहीं देखेंगे। और फाइनेंशियल मार्केट्स इस चीज़ को समझते हुए जो है वो एक सेकेंडरी शॉक बिहेवियर में जो है एक तरह से ऑपरेट करेंगी, और जहां थोड़ी सी मीडिएशन या कोई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐसी ट्वीट आई कि हम लोग फिर से निगोशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं, या इस दफ़ा जो इस राउंड में मैंने अटैक्स करने थे वो कंप्लीट हो गए हैं, अब हम फिर से एक मौका देते हैं ईरान को, तो फाइनेंशियल मार्केट्स जो है वो सारा इम्पैक्ट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब अगर पिछले एक हफ्ते में जो बाइंग सेलिंग चल रही होती है स्टॉक मार्केट में, डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स कुछ सेल कर होते हैं कुछ बाय कर होते हैं, अगर उसके डेटा को भी देख लें तो पिछले एक हफ्ते में म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो नेट सेलर्स रहे हैं। और म्यूचुअल फंड्स आपको पता है कि वही लोग होते हैं जो मे बी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, या उन्होंने शॉर्ट टर्म पोजीशंस ली होती हैं, या प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होते हैं। वो बेसिकली जो है म्यूचुअल फंड में अपनी रिडेम्पशंस डाल देते हैं, और म्यूचुअल फंड्स को वो चीज़ सेल करनी पड़ती है उनको कैश वापस करने के लिए। और इस पूरे टाइम में जो बायर्स हैं वो हैं बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज। ये दोनों मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो रिलेटिवली थोड़ी सी लॉन्ग टर्म पोजीशंस लेते हैं। तो एक तरह से ये वाला डेटा भी हमें शो कर रहा है कि वीक हैंड्स जो है उनसे ये सारे शेयर जो हैं वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर हैंड्स में जा रहे हैं। तो ये भी एक आपको रिफ्लेक्शन शो कर रहा है कि मार्केट में जो है एक पैनिक मची हुई है, और जैसे ही चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होंगी एक रिलीफ रैली और फिर चीज़ें नॉर्मलाइजेशन की तरफ चली जाएंगी। यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट जो है हो सकता है ऑन एंड ऑफ तरीके से अगले 6 महीने भी चलती रहे, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट जो है उसका इनिशियल इम्पैक्ट जो है वो सही तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और इसी चीज़ को मैंने डिटेल्ड हमारी ऑयल शॉक वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। सो ये थी लेटेस्ट एनालिसिस और मेरी एक्सपेक्टेशंस अगले कुछ दिनों में क्या हो सकता है, और उसके हिसाब से आपकी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। मैं तो हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही रेकमेंड करता हूँ, तो जहाँ आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले सिर्फ उस पैसे के लिए जो आपने अगले 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है वो आप अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, आपने पिछली जो क्राइसिस के अंदर बेहतर प्राइसेस मिल रही थी उसी पे अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉक कर ली थी, तो आपको जो है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको रीच आउट करे तो हमारी वेबसाइट पे जाएं, फाइनेंशियल फ्रीडम पे क्लिक करें और अपनी डिटेल्स शेयर करें और हम आपको रीच आउट करेंगे। और आखिर में एक इंटरेस्टिंग जो है ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर करता हूँ। आप लोगों में से काफ़ी लोग जो है वो रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते होंगे। तो रियल एस्टेट में अगर आपने लेट से कोई प्लॉट 50 लाख का ख़रीदा हो और किसी वजह से किसी दिन आपके पास आपका ब्रोकर या कोई और इंटरेस्टेड बायर आपके पास आए और आपको 48-47 लाख की जो है वो ऑफ़र कर दे, तो आप हंस के उसको डिक्लाइन कर देते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन यही चीज़ 4 से 5-6% अगर कभी स्टॉक मार्केट में हो जाए तो लोग पैनिक कर जाते हैं। ये जो 6000 पॉइंट्स डिक्लाइन हुए हैं ये असल में सिर्फ 3.5% बनते हैं। यानी कि अगर ये 50 लाख का एक प्लॉट होता तो ये 2 लाख रुपए भी नहीं बनते। तो ये एक बिहेवियर मैंने देखा है लोगों का, अगर वो रोज़ रोज़ प्राइसेस चेक करें ना तो इस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाते हैं इससे। हालांकि ये चेंज जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं और अच्छी प्राइस पे एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो ये थी आज की एनालिसिस और किस तरीके से मैं स्टॉक मार्केट के बिहेवियर को एनालाइज कर रहा हूँ। नन ऑफ दिस इज़ फाइनेंशियल एडवाइस, और जैसे मैंने बताया कि अच्छे तरीके से अच्छी कंपनीज़ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया करें हमेशा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।